मौजूद हूं मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में, जहां अजीत पवार बागी गुट ने शरद पवार से दूसरे दिन लगातार मुलाकात की। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी मुलाकात रही। बगावत के बाद देखें तो वैसे अजीत पवार तीसरी बार शरद पवार से मिलने आए, लेकिन इसके बावजूद आखिर एनसीपी की टूट कहां तक पहुंची है, सस्पेंस उस पर अभी तक बरकरार है, क्योंकि आशीर्वाद लेने ये गुट तो यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन शरद पवार ने चुप्पी साध रखी है। तो सोमवार का दिन भी किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस को बढ़ाता हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 24 घंटे में 2 बार मुलाकातें। बागी नेता अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ लगातार दूसरे दिन शरद पवार का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहां पर पहुंचने वाले हैं। चौहान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं, तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहां पर पहुंचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो। और कल जैसे उन्होंने हमारी बात सुनी, आज भी उन्होंने हमारी बात सुनकर और कुछ आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं। बगावत के बाद अजीत पवार और शरद पवार की ये तीसरी मुलाकात रही। चाचा भतीजे में आखिर पक क्या रहा है, ये पहेली बरकरार है। मुलाकात खत्म होने पर प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी मीडिया के सवालों का सामना करते दिखे। कल भी उन्होंने वही मांग की जो आप सारे विधायकों की तरफ से हुई, कि जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है पार्टी में और विधिमंडल में, उसमें से कुछ न कुछ रास्ता दिखाने की, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने पवार साहब का आज दर्शन लिया और पवार साहब को विनती की कि ये सारी सिचुएशन में से रास्ता दिखाइए। पवार साहब ने भी उनको कहा कि अब रास्ता आप ही बताइए क्या निकालना है। 24 घंटे में 2 बार अजीत पवार ने शरद पवार से आकर यहाँ पर मुलाकात की। आखिर क्यों? एनसीपी सूत्रों के मुताबिक रविवार को जब अजीत पवार अपने साथ मंत्रियों के साथ यहाँ पर मिलने आए थे, तब पता चला कि उन्होंने विधायकों से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी और ज़्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में थे। आज जब विधायक मुंबई आए, विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ, तब उन्होंने अजीत पवार से शिकायत की कि आप लोग अकेले जाकर मिल के आए, हमें साथ में क्यों नहीं ले गए, हमें भरोसे में नहीं लिया गया, हमें भी क्षेत्र में जाकर काम करना है और अपने जनाधार को भी बचाए रखना है। तब अजीत पवार ने कहा कि आइए आप लोग भी चलिए, आज फिर से चलते हैं और शरद पवार से मुलाकात करते हैं। एनसीपी में टूट के बाद सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा का पहला सत्र हुआ, लेकिन कितने विधायक किस तरफ हैं, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच विधानसभा में विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि प्रदर्शन में एनसीपी का कोई भी विधायक नजर नहीं आया और साथ ही शरद पवार की चुप्पी ने सस्पेंस भी बढ़ा दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ और बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई है। भारतीय पुरातत्व विभाग के 6 ऐतिहासिक स्मारक इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें लाल किला और कुतुब मीनार प्रमुख हैं। स्मारकों से पानी निकलने के बाद इनका निरीक्षण होगा और पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि अब तक जो खबर आई है उसमें बड़े नुकसान की बात नहीं कही जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। लाल किले का बाहरी हिस्सा 6 दिन से पानी में लबालब डूबा रहा। रिंग रोड से लगी लाल किले की दीवारों पर करीब 5 फीट पानी भर गया था। लाल किले के सामने सलीमगढ़ किले का बाहरी हिस्सा भी जलमग्न था। इन दोनों किलों को मंकी ब्रिज जोड़ता है। लाल किले को कुछ ऐसा बनाया गया था कि पानी भरने से नुकसान ना हो, लेकिन लाल किले को बने हुए 350 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में पानी और गाद निकलने के बाद एएसआई पता लगाएगी कि लाल किले और सलीमगढ़ किले में कोई नुकसान हुआ है। लाल किला बना ही इस तरीके से गया था, किले की चारों तरफ मोट है और पीछे से नदी हमेशा से बहती रही थी, तो उसका कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से किया गया था कि पानी में वो चीज़ें सरवाइव करें। हाँ, हालांकि चूंकि बहुत दिनों से उस स्थिति में वो स्मारक नहीं रहते हैं, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि पानी उतरने के बाद किसी प्रकार से कोई डैमेज है, कोई गैप जो हमारे, यदि जो क्रैक्स हैं, यदि उनमें पानी गया है तो क्या उनमें वाइडनिंग हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो एक सर्वे हम लोगों ने निरीक्षण किया है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार के कोई नुकसान का समाचार अभी नहीं है। बारिश और बाढ़ का प्रभाव
एएसआई के अंतर्गत आने वाले कई स्मारकों पर हुआ है। एएसआई के मुताबिक दिल्ली में एएसआई के अधीन 173 स्मारक हैं। बारिश और बाढ़ से करीब 6 स्मारक प्रभावित हुए हैं। इसमें लाल किला, सलीमगढ़ किला, कुदसिया मस्जिद, वजीराबाद ब्रिज, वजीराबाद में एक टूम और कुतुब मीनार है। पेड़ गिरने से कई स्मारकों की फेंसिंग टूट गई है। कुतुब मीनार की दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया है। एएसआई के मुताबिक किसी भी स्मारक में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और किसी भी स्मारक के अंदर बाढ़ का पानी दाखिल नहीं हुआ है। जो मॉन्यूमेंट्स के अंदर या बाहर पेड़ गिरे हैं तो उनसे कोई नुकसान हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि फेंसिंग हमारी टूटी हुई है, तो पेड़ गिरने से ही वो फेंसिंग टूटी है, जो कि जो बारिश के साथ हवा के साथ जो पेड़ गिरा है उससे ग्रिल हमारी डैमेज हुई है और दीवार का एक छोटा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। एएसआई के मुताबिक लाल किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और हो सकता है कि उन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन पानी और गाद हटने के बाद ही इन स्मारकों का निरीक्षण होगा, तब नुकसान का पता चल पाएगा। बारिश और बाढ़ से जहां आधुनिक इमारतों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं 350 साल पुराने इस लाल किले में ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि पानी और गाद निकलने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इन ऐतिहासिक इमारतों के क्या हालात हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि इस मामले को वो संविधान पीठ को भेज सकता है। ऐसी कोई मिसाल याद नहीं आती जब राज्यपाल ने हो चुके विधानसभा सत्र को अवैध बता दिया हो। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने लेकिन यही किया। पिछले महीने हुए 2 दिन के विधानसभा के उस विशेष सत्र को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें स्वर्ण मंदिर से गुरबानी प्रसारण के अधिकार सभी को मुफ्त में दिए जाने का बिल पास किया गया था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा, 19 और 20 जून को जब ये बिल पास किए गए तो विधानसभा का सत्र बुलाना ही नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन था। इसलिए इन विधेयकों की कानूनी वैधता पर शक है। मैं इस बारे में विचार कर रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह लूं या फिर संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के विचार और सहमति के लिए इन विधेयकों को आरक्षित कर दूं। गवर्नर क्योंकि उन्हों दा नॉमिनेटेड है, गवर्नर बीजेपी के नॉमिनेटेड हैं। सारी उम्र गवर्नर ने बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाया। वो चुनी हुई सरकार के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हम इसे गलत मानते हैं। पंजाब की विधानसभा कानून के अनुसार थी और चुनी हुई सरकार के संविधान के दायरे के अनुसार थी। चुनी हुई सरकार की डिस्क्रिशन है जो संविधान के दायरे च ओदे आधार पे है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि 26 जून को भेजे गए विधेयक पर जल्द दस्तखत करें, क्योंकि 23 जुलाई को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पीटीसी चैनल का करार खत्म हो रहा है। गुरबानी का प्रसारण रुका तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। दरअसल 19 और 20 जून को जब पंजाब सरकार ने 2 दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया तो इस बार राज्यपाल की मंजूरी नहीं ली, ये कहकर कि ये बजट सत्र का ही एक्सटेंशन है और बजट सत्र क्योंकि समाप्त नहीं हुआ था तो राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। जबकि राज्यपाल की तरफ से यह बात निकल के आ रही है कि अगर यह बजट सत्र का ही एक्सटेंशन था तो इसमें बजट संबंधित ही काम होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल बात यह है कि राज्यपाल निकट भविष्य में गुरुद्वारा संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी नहीं देने जा रहे। रही बात स्वर्ण मंदिर से प्रसारित होने वाली गुरबानी की, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए 23 तारीख के बाद गुरबानी का प्रसारण स्वर्ण मंदिर अमृतसर से करेगी। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सभी राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर अलग अलग हिस्सों से 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स को नष्ट किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरी कार्रवाई को देखा। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। भारत को ड्रग्स मुक्त देश बनाना है। और पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 पहुंची।